हमारी पृथ्वी के करोड़ों सालों के इतिहास ने ये प्रूव किया है कि यहाँ जिंदा रहना और सरवाइव करना कभी भी आसान नहीं था। अगर हम पिछले 540 मिलियन सालों के इतिहास पर नजर डालें तो पृथ्वी लगभग 25 मास एक्सटिंक्शन से गुजर चुकी है, जिनमें से 5 ऐसे थे जहाँ लगभग 90% स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और इन तबाहियों के बाद नेचर ने हमें इंसानों को इस धरती पर उभरने का मौका दिया। और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में पीछे जाकर उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज को दोबारा देखेंगे जो अगर आज भी जिंदा होती तो शायद ह्यूमन एवोल्यूशन कभी भी वैसे नहीं होती जैसे आज हम इसे देखते हैं। मई 2025 सेंट पीटर्सबर्ग के पास पेलियोंटोलॉजिस्ट को एक जायंट एमोनाइट फॉसिल मिलता है जो 66 मिलियन ईयर्स पुरानी है। क्रिटेशियस पीरियड के समुद्रों में रहने वाले ये क्रीचर्स स्क्विड और ऑक्टोपस के रिलेटिव्स हैं जो अपने से कई गुना बड़े प्रे को अपना शिकार बना सकते थे, लेकिन इनके शार्प टीथ या स्ट्रॉन्ग जॉज नहीं थे, ना ही ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे। दिखने में भले ही ये मॉन्स्टर्स जैसे थे, लेकिन असल में ये काम स्लो मरीन क्रीचर्स थे। लेकिन असली खतरा ह्यूमंस के लिए एमोनाइट्स जैसे स्लो मरीन क्रीचर्स से नहीं था। असली खतरा उन स्पीशीज से था जो सिर्फ बड़े नहीं बल्कि परफेक्ट हंटर्स भी थे। साल 1600 के आसपास यूरोप के कई हिस्सों में लोगों को खुदाई के दौरान 6 से 7 इंच के बराबर ट्रायंगुलर पत्थर मिले, जिसे पहले यहाँ के लोकल लोग ड्रैगन्स के दांत समझते थे। लेकिन साल 1667 में जब डेनिश साइंटिस्ट निकोलस स्टेनो ने मॉडर्न शार्क के टीथ के साथ इन स्टोन्स के कंपैरिजन किए, तब सामने आया समंदर का एक ऐसा प्रेडेटर जिसे मेगालोडॉन नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है जायंट टूथ। ये फियर्स प्रेडेटर्स दुनिया के लगभग हर समुद्रों में पाए जाते थे। आज से लगभग 23 मिलियन साल पहले यानी डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बहुत बाद ये हमारे इन्हीं ओशन में रहते थे। अगर इनकी बाइट फोर्स की बात करें तो इंसानों की हाईएस्ट बाइट फोर्स जो रिकॉर्ड की गई है वो है 250 से 300 psi की। वहीं पर एक ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट फोर्स लगभग 4000 psi के आसपास होती है और मेगालोडॉन की एस्टिमेटेड बाइट फोर्स लगभग 40000 psi की है। और इसी मैसिव बाइट फोर्स के साथ मेगालोडॉन वेल्स का शिकार करते थे। आज भी जो वेल बोन्स पाए जाते हैं उनमें मेगालोडॉन शार्क्स के टीथ अक्सर मिलते हैं। ये है एक नॉर्मल वेल का वर्टिब्रा और ये है एक फॉसिलाइज्ड वेल का वर्टिब्रा जो मेगालोडॉन के एक ही बाइट से बीच में से स्प्लिट हो चुका है, जिसमें आप क्लियरली बाइट मार्क्स को देख सकते हो। लेकिन ये तो रहे समुद्री जीव, इनसे आपको तभी खतरा होगा जब आप पानी के अंदर जाते। लेकिन अगर हम जमीन पर देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसे प्रेडेटर्स घूम रहे थे जो डायरेक्टली इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट थ्रेट्स होते। साल 2009 में सैराहॉन कोल माइन में पेलियोंटोलॉजिस्ट को कुछ फॉसिल्स मिलते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर आज से 60 मिलियन साल पहले अमेज़न की तरह एक रेन फॉरेस्ट हुआ करती थी। और इसी एक्सपेडिशन में उनके सामने आई एक वर्टिब्रा। पेलियोंटोलॉजिस्ट को पहली नजर में लगा कि ये किसी मैसिव क्रोकोडाइल का वर्टिब्रा हो सकता है जो 66 मिलियन ईयर्स पहले इसी रेन फॉरेस्ट में रहते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने आती है। ये वर्टिब्रा किसी भी बाकी क्रोकोडाइल वर्टिब्रा से मैच नहीं कर रही थी। और जब साइंटिस्ट ने इस बोन को डिटेल में स्टडी किया तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि क्रोकोडाइल के वर्टिब्रा फ्लैट और शॉर्ट होते हैं, लेकिन ये वर्टिब्रा ज्यादा लॉन्ग और सिलिंड्रिकल था। इसी के साथ इस बोन के दोनों साइड्स पर मसल अटैच्ड होने के मार्क्स अलग पैटर्न के थे जो क्रोकोडाइल में नहीं बल्कि स्नेक्स में पाए जाते हैं। और जब इन वर्टिब्रास को आज के एनाकोंडास और पाइथन के वर्टिब्रास से कंपेयर किया गया तो स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच कर गए। ये एक जाइगेंटिक प्रीहिस्टोरिक स्नेक का वर्टिब्रा था जिसे नाम दिया गया टाइटेनोबोआ। ये आज तक धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े सांपों में से एक थे। इस वर्टिब्रा को स्टडी करने के बाद जब एक्चुअल स्नेक साइज का अंदाजा साइंटिस्ट को मिला वो अनबिलीवेबल था। एक 40 से 45 फीट लंबा और 1500 किलो का जाइगेंटिक प्रीहिस्टोरिक स्नेक जो आज के सबसे बड़े एनाकोंडा से साइज में डबल और वेट में लगभग 4 गुना था। और ये स्नेक तब इस धरती पर रहती थी जब ऑलरेडी डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। टाइटेनोबोआ ज्यादातर समय नदियों तालाबों में घूमते हुए छोटी मछलियों, कछुए और मगरमच्छों का शिकार करते थे। ये चेस करके शिकार करने वाले स्नेक्स नहीं थे, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये कुछ आज के मगरमच्छों की तरह घात लगाकर शिकार करते थे। कई कई घंटों तक पानी के नीचे छिपकर घात लगाकर शिकार के इंतजार में बैठे रहते थे और पानी में हो रही हल्के से हल्के वाइब्रेशन को फील करके ये अचानक से अटैक करते थे। ये अपनी 40 फीट लंबी और थिक मसल वाली बॉडी का यूज करके लगभग 425 psi की फोर्स के साथ अपने शिकार को जकड़ लेते थे। जहां आज मॉडर्न एनाकोंडास शिकार का दम घोट के शिकार करते हैं, टाइटेनोबोआ हड्डियों को तोड़ने वाली फोर्स के साथ अपने शिकार को जकड़ के कुछ ही सेकंड्स में उसको पूरा निगल जाते थे। साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से टाइटेनोबोआ अपने जीवन का ज्यादातर समय पानी में ही रहते थे क्योंकि जमीन पर इसका मैसिव वेट इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर देता था। सिर्फ यही नहीं, इसका खुद का बॉडी वेट इतना ज्यादा था कि जमीन पर रेंगते वक्त इसके इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता था, जिससे चलते वक्त इसे सांस लेने में दिक्कत आती, मूवमेंट काफी स्लो हो जाती और कैलोरीज भी कई ज्यादा स्पेंड करनी पड़ती। लेकिन अगर हम सक्सेसफुली पानी और जमीन पर सर्वाइव कर भी लेते तब भी आसमान में एक ऐसा क्रीचर मौजूद था जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया आर्जेंटाविस। साल 1980 के आसपास साइंटिस्ट को अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स में कुछ विंग बोन्स, लेग बोन्स, शोल्डर बोन्स के फॉसिल्स मिले। बोन्स के साइजेस और प्रोपोर्शन से साइंटिस्ट ने जब एस्टिमेट्स लगाए तो इस बर्ड का साइज एस्टोनिशिंगली मैसिव था। तकरीबन 20 फीट जितनी चौड़ी विंग स्पैन के साथ एक 100 किलो का जायंट बर्ड जो आज के मॉडर्न वल्चर्स के एंसेस्टर्स थे। और ये तब इस धरती पर रहते थे जब सेबर टूथ टाइगर पाए जाते थे। ये इन्हीं ग्रासलैंड्स में उड़ते हुए छोटे हर्बीवोरस जानवरों का शिकार करते थे। ये बर्ड अपने शेयर साइज और स्पीड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सक्सेसफुली अपने शिकार को पकड़ लेते थे। अपने इन मजबूत विंग्स के साथ ये 80 से 100 किलोमीटर तक की रफ्तार से उड़ सकते थे। लेकिन इनकी हैवी बॉडीज की वजह से टेक ऑफ के लिए इन्हें अपहिल रन या विंड का सहारा लेना होता था। ये वल्चर्स तकरीबन 100 साल तक जिंदा रहते थे और इकोसिस्टम में इनका शिकार करने
करने वाला भी कोई नेचुरल प्रेडिटर मौजूद नहीं था, लेकिन इसके इसी मैसिव साइज की वजह से एवोल्यूशन के इस लंबे सफर में ये बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए। ज्यादा बड़े साइजेस की वजह से इनका रिप्रोडक्शन स्लो होता था और आज से 5 मिलियन साल पहले जैसे जैसे धरती का क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्रासलैंड श्रिंक हुए, जिससे इनके नेचुरल प्रे, छोटे और बड़े हर्बीवोरस और बाकी प्रे स्पीशीज कम होने लगे, जिससे उसका नेचुरल फूड चेन ब्रेक हो गया और आज से 5 मिलियन साल पहले ये धरती से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन लैंड प्रेडिटर्स में अगर कभी टॉप 5 प्रेडिटर्स की लिस्ट बनाई जाए तो एक प्रेडिटर को उसमें हमेशा रखा जाएगा। मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में साल 1923 में एक फेमस डायनासोर फॉसिल एक्सपीडिशन के दौरान डॉक्टर रॉय एंड्रयूज को एक ह्यूज स्कल मिलता है। इस स्कल की लेंथ 83 सेंटीमीटर की थी। इसके मैसिव टीथ और जॉस एक्सट्रीमली थिक मसल के थे। साइंटिस्ट शॉक हो गए थे क्योंकि इतना ह्यूज कार्निवोरस मैमल का स्कल पहले कभी भी देखा ही नहीं गया था। इसे नाम दिया गया एंड्रियोसार्कस। आगे स्टडीज में पता चलता है कि आज से लगभग 35 मिलियन साल पहले ये जानवर सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे। पुराने टाइम में साइंटिस्ट सोचते थे कि ये कोई वुल्फ टाइप कार्निवोर है जिसके एंसेस्टर्स आज के मॉडर्न वुल्फ्स और डॉग्स हैं। लेकिन मॉडर्न स्टडीज में पता चला कि ये मैमल एक्चुअली आर्टियोडैक्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी वो जानवर जिनके पैरों में खुर होते हैं। जानवर जैसे पिग्स, हिपोस, इनके फैमिली ट्री से ये जानवर बिलोंग करता था। इसकी बॉडी लेंथ 4.5 मीटर की थी और हाइट लगभग 1.4 मीटर की, और साइंटिस्ट के हिसाब से इसका बॉडी वेट लगभग 1 टन का था। और इसी स्पीशीज के सबसे करीबी रिलेटिव आगे चलकर मॉडर्न डे व्हेल्स बने, जिन्हें हम आज देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।